यूनिट 4 अब शुरू करते हैं अपना। इसमें रिकवरी मैकेनिज्म और अदर रिलेटेड इश्यूज है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सरफेसी एक्ट 2002। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए, इसमें पहले तो लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मतलब न बैंक के पैसे डूबे, न कस्टमर के साथ में कोई जोर जबरदस्ती की जाए, और इस तरह से प्रॉपर्टी को, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है बैंक की, यानी मतलब बैंक ने लोन दिए जिसके पैसे रिटर्न नहीं आ रहे बैंक के पास, तो उसके साथ में बैंक कैसे काम करेगी, किस तरह से बैंक असेट को बेच पाएगी, उन सब के बारे में इस लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर लिखा गया है। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द एंटायर कंट्री और ऑल मैटर्स रिलेटेड टू और इंसिडेंटल टू इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। 2016 में सरफेस एक्ट वाज अमेंडेड, मतलब उसके अंदर करेक्ट कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, और थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट लॉस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 2016। These amendments aim to strengthen the recovery process and improve the legal framework for debt resolution। अब अपने सिर्फ यहाँ पे दो लाइन लिखने की इसके अंदर। पहली बात तो इसका मकसद क्या है और वो कब अमेंड किया गया वो। अब अमेंडमेंट के अंदर चार चीजें, एक तो सरफेस से, एक तो है ही द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। इसके बाद में स्टैम्प एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट 1996। पहले सरफेस एक्ट की बात करें, उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इससे बैंक को यानी ताकत मिलती है इस मामले के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, जो अपने एनपीए को विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, यानी कोर्ट की कोई दखलगिरी नहीं, कोर्ट में जाना ही नहीं है। इफ अ बोरो डिफॉल्ट्स ऑन अ सिक्योर लोन मतलब जो चीज़ कोई गिरवी रख के हम लोन लेते हैं, द लेंडर कैन सीज, यानी बैंक प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, उसको ऑक्शन करेगा, और वही कमर्शियल प्रॉपर्टी या तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है। प्लेज यानी जो गिरवी रखी गई है एज सिक्योरिटी, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती है। यानी किसको एग्जाम किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को इसमें एग्जाम किया गया है। यानी इसमें सब मोर्गेज आ गए। प्लेजिस और हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन का मतलब भी गिरवी रखना होता है, पर हाइपोथिकेशन और प्लेज के बीच में डिफरेंस ये है कि जो चीज़ हाइपोथिकेट करते हैं वो बैंक अपने पास रखती नहीं है, बैंक आपको यूज करने के लिए देती है। जैसे कि खास करके व्हीकल्स के अंदर एचपी लिखा जाता है पीछे वो। और अनसिक्योर लोन्स बैंक्स मस्ट अप्रोच टू द सिविल कोर्ट। अब अनसिक्योर लोन है तो इसमें तो कोई जब्ती नहीं हो सकती, तो इसलिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। यानी ये सब सिक्योर लोन के लिए। बाय स्ट्रीमिंग द असेट रिकवरी प्रोसेस, स्ट्रीमलाइनिंग यानी मतलब स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे जो भी डिले होता था डिफॉल्ट को हैंडल करने के अंदर, और डिसिप्लिन नहीं थी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, वो वापस आई। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले रैपिड रिकवरी, पैसे जल्दी मिले और एफिशिएंटली मिले, प्रॉपरली मिले, उसका पूरा प्रोसीजर हो। एंड अलाउंस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन, ऑक्शन यानी हराजी की जाए प्रॉपर्टी की, अगर बोरोवर उसको पे नहीं करता तो, लोन को पे नहीं करता तो। अब ये पूरा एक्ट देखो, इवोल्यूशन कहाँ से शुरुआत हुई। अब यहाँ पे अपने एक तो ये एक्ट में जो लिखा है वो लिखना है, और सीधा यहाँ से इतना लिखना है, यानी ये बीच वाला जो है वो अपने नहीं लिखना है। एज स्टेटेड इन द एक्ट इट हैज एनेबल बैंक्स एंड एफ आईज यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज लॉन्ग टर्म एसेट, मैनेज प्रॉब्लम्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कब आए, जब बैंक के पास पैसे कम हो जाए। कम कब होते हैं, जब बैंक के पास रिकवरी नहीं आती लोन की, तब असेट लायबिलिटी मिसमैच। असेट और लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी डिपॉजिट, डिपॉजिट बैंक के पास बोल रही है, लेकिन उसने जो लोन दी है, जिसको बैंक के एसेट बोला जाएगा, वो लोन की रिकवरी नहीं आ रही, तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। एंड इम्प्रूव
रिकवरी बाय टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी सेल्ड हिम, और एनपीए को रिड्यूस करना, जितना भी एनपीए वो कम किया जाए, जिससे हम रिकवरी या तो रिकंस्ट्रक्शन दो में से कोई एक चीज कर सकते हैं। रिकवरी यानी पैसे रिटर्न ले लेना उसके एसेट को बेच के, या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ऐसा होता है कि उसको ऑप्शन देना कि अगर उसको टाइम ज़्यादा चाहिए तो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कम करके टाइम लिमिट को बढ़ा के उसके पास रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिया जाए। 1990s के अंदर बैंक के अंदर एनपीए बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया था, तो नरसिम्हन कमेटी नंबर 2 और अंध्यारुज अंध्यार्जुनी कमेटी अंध्यारुजीना कमेटी, which were constituted for examining banking sector reforms, considered the need for changes in the bank legal system to address the issues of एनपीए। तो इसको बनाया गया, दो कमेटी अलग अलग बनाई गई जिसके कारण एनपीए को एड्रेस किया जा सके। इन्होंने सजेस्ट किया कि नया लेजिस्लेशन पास होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए और बैंक को एम्पावर करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को एम्पावर करने के लिए कि सिक्योरिटी को रीपर्चेज कर सके, सेल कर सके, लेकिन इसमें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट होना चाहिए, यानी कोर्ट के अंदर बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। एंड विदाउट अलाउइंग बोरोवर्स टू टेक द शेल्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ आई एस आई सी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स बोलते हैं, और बी आई एफ आर का मतलब भी यही होता है, बाइफर। एक्टिंग ऑन दीज सजेशंस, सरफेस एक 2002 में पास किया गया, और सिक्योराइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन को हमने लीगलाइज किया। अब देखते हैं इसमें प्रोविजंस में क्या आता है। तो देखो, मेजर चेंजेस इसके अंदर आए, इससे सबसे पहले सिक्योराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, लीगल फ्रेमवर्क बदल गया, यानी ये एक मेजर स्टेप बोला जाता है। फाइनेंशियल, ये देखो ये दो लाइन नहीं लिखे चलेगा, इट इज ब्रोट a legal framework for the following important activities in the current credit market। एक तो सिक्योरिटाइज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो ड्यू पेमेंट के लिए क्रेडिट किया जाता है इसको अपना ऑफर लोन एज ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोला जाएगा, चाहे कोई भी उसका फॉर्म हो या नेचर हो। याद रखो कि प्रॉपर्टी अगर अपने पास गिरवी है तो अपने ये कर सकते हो, यानी बैंक ये कर सकती है। पावर टू एनफोर्स such a security for the relation of money due to bank and the financial institution, कि यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन कोड का नहीं रहेगा, यहाँ पे इसको सिक्योरिटी इंटरेस्ट की तरह से ट्रीट करना। फिर उसके बाद में enabling provisions for setting up of central registry for the purpose of registration of transactions of यानी एक सेटिंग अप सेंट्रल रजिस्ट्री सेटअप किया जाए जिससे ये सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके। द प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ the security interest applies only to cases in which security interests are created for repayment of financial assistance। यानी इसका मतलब अगर गिरवी रखा हो तो ही ये एक्ट काम लगता है। एज पर सरफेसी एक्ट फाइनेंशियल असेट का मतलब कौन कौन सी चीज है, ये समझो, चाहे सिक्योर हो या अनसिक्योर्ड हो, दोनों डेट के ऊपर के क्लेम फाइनेंशियल असेट तो बोले जाएंगे, कवर करता है कि नहीं वो अलग बात है। फिर एनी डेट और रिसीवेबल सिक्योर बाय मोर्गेज, या तो चार्ज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो ना तो अपने पूरी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखते, उसके डॉक्यूमेंट गिरवी रखते हो, जबकि कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो मूवेबल हो जैसे गोल्ड, उसको फिजिकली अपने बैंक के अंदर गिरवी रखते हो। अब मोर्गेज चार्ज हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, मूवेबल प्रॉपर्टी का एचपी होना चाहिए, यानी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एनी राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी वेदर फुल और पार्ट सिक्योरिंग डेट, यानी कोई भी राइट या सिक्योरिटी कुछ भी हो। एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और इन डेट रिसीवेबल्स वेदर सच एन इंटरेस्ट इज एग्जिस्टिंग फ्यूचर एक्रूइंग कंडीशनल कंटिजेंट, कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो उसके अंदर डेट के अंदर रिसीवेबल के अंदर वो
कोई भी राइट टाइटल या तो इंटरेस्ट हो वो भी आ गया इसके अंदर। कोई भी राइट टाइटल या तो इंटरेस्ट टेंजी, ये देखो ये टेंजिबल प्रॉपर्टी है, यह इनटेंजिबल एसेट है, जैसे लाइसेंस या तो असाइनमेंट। किसी का लाइसेंस हो इंटेंजिबल एसेट का, या तो लाइसेंस या तो असाइनमेंट हो, ये सब के ऊपर भी रखा जा सकता है। और एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट कोई भी नाम से बुलाया जाए। द सर्फेसी एक्ट empowers banks and financial institutions to enforce securities in the event of default। यानी वही है, किसी के भी इंटरवेंशन के बिना। तो ये वापस इसको लिखने की अपने ज़रूरत नहीं है। द पावर्स so given by this act हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लॉज इन दिस रिस्पेक्ट। यानी मतलब इसके अंदर जो पावर है वो बाकी सारे एक्ट के अंदर जो भी पावर दिए गए उसको ओवरराइड, यानी ये उससे ज़्यादा है। यानी ये एक्ट आने के बाद में वो सारी चीज़ें बेमायने हो जाती है। द सिक्योर क्रेडिटर हैज़ बीन गिवन द ऑप्शन टू डिसाइड वेदर कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्टेड लोन्स। जो भी डिफॉल्ट करे लोन का, जो पेमेंट ना करे, उसके सामने ऑप्शन है कि वो कौन सी एक्शन सिलेक्ट करेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए, लेकिन एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखो कैसे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात तो लोन अकाउंट पहले तो एनपीए के अंदर होना चाहिए, और उसके अंदर सिक्योरिटी यानी कोई चीज़ गिरवी होनी चाहिए। और आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एक्रूड और अप्लाई शुड बी मोर देन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से ज़्यादा टोटल अमाउंट होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग ड्यूज शुड बी 20% ऑफ द अबव और द अबव ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, 20% या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। सिक्योर एसेट शुड नॉट बी एन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स शुड बी एनफोर्सेबल एंड अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ अ मिनिमम 6 months मस्ट बी अवेलेबल। एक्शन अंडर सरफेस एक्ट 2002 विल नॉट एक्सटेंड लिमिटेशन पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी अब एक बात समझो कि 3 साल तक में अगर किसी के पास से भी पैसे मुझे मांगने हो, और 3 साल तक में कोई भी तरह से पैसे मांगने की तजवीज नहीं करता, तो 3 साल के बाद में वो पैसे जीरो हो जाएंगे मेरे। यानी एक भी बार मैंने ना उसको रिमाइंड करा या ना कुछ किया तो वो जीरो हो जाते हैं। इसको लिमिटेशन एक्ट बोला जाता है। In case of multiple lenders or consortium advances, ensure lenders having a minimum of 60% dues outstanding are agreeable for initiating actions under Surface Act। यानी जितना भी अमाउंट हो उसमें कम से कम मिनिमम 60% ड्यूज बाकी होना चाहिए। लेकिन किसके बारे में बात है? मल्टीपल लेंडर्स हो तो, या कंसोर्टियम एडवांसेस हो तो। अब देखो, वंस द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनबीए, तो द एक्ट एम्पावर्स द सिक्योर क्रेडिटर। एक डिमांड नोटिस इसके अंदर दी जाएगी, और वो भी कब? विद इन 16 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। सामने वाले को टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपको 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर जितना भी बाकी है उसको पूरा करना है। दो, द सर्फेस एक मैंडेट्स गिविंग टू ओनली टू पर्टिकुलर्स। एक तो कितना अमाउंट पेएबल है, और सिक्योरिटी हमारे पास कौन कौन सी गिरवी है नोटिस के अंदर। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स वो उसके अंदर लिख सकते हैं बैंक। अब किस तरह से आपको नोटिस भेजनी है? एक तो रजिस्टर पोस्ट, इसको रजिस्टर एडी बोला जाता है। फिर उसके बाद में स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, फैक्स मैसेज या ईमेल से, या फिर डिलीवरी हैंड ओवर करो, यानी हाथों हाथ दे दो इसको। ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस, अगर बोरोवर कोई भी रिप्रेजेंटेशन करता है या कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, तो creditor has to communicate his reply to the borrower within 15 days of the receipt of the such representation। 15 दिन के अंदर वो सामने वाले के ऑब्जेक्शन के सामने अपनी बात रखेंगे, यानी बैंक अपनी बात रखेगी। द बोरोवर फेल्स टू comply with the demand notice, the secured creditor may take recourse of the recovery measure। यानी वो क्या करेगा? फिर उसकी प्रॉपर्टी पोजीशन में ले लेगा, और या तो कोई एक पर्सन मैनेजर कोई भी अपॉइंट करेगा जो सरफेस से एक के अंदर आगे विदाउट एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की दखल अंदाजी के बिना, इंटरवेंशन के बिना, सीधा उस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन लिखे उसको अप्लाई करेगा। सेक्शन 1313 ऑफ द सर्फेस एक्ट प्रोवाइड्स दैट आफ्टर रिसीट ऑफ द डिमांड नोटिस द बोरोवर और मोर्गेजर गारंटर शैल नॉट ट्रांसफर एनी ऑफ द सिक्योर एसेट बाय वे ऑफ सेल। अब जिसने पैसा लिया है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक बार अगर सरफेस के अंदर डिमांड नोटिस आपको मिल गई, तो उसके बाद में आप वो प्रॉपर्टी जिसको तुमने बैंक पे गिरवी रखा है
चाहे उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जमा हो, प्रॉपर्टी फिजिकली आपके पास हो, तो भी आप वो प्रॉपर्टी को किसी को बेच नहीं सकते हो। ये स्कूटर्स, कार्स में ऐसा हो सकता है। सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावेन, यानी कोई इस कंडीशन को तोड़ेगा या उसकी कोशिश करेगा और अबेट्स द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स, ही शेल बी पनिशेबल। कितना लिखा है? 1 साल की, या तो फिर उसको जुर्माना भी हो सकता है, या तो दोनों। द पोजीशन ऑफ द सिक्योर असेट शुड बी टेकन ओनली बाय ऑथोराइज ऑफिसर। इसमें 2 विटनेस होने चाहिए साथ में। 2 विटनेस के साथ वो पोजीशन ले सकता है। इन्वेंट्री शुड बी प्रिपेयर। वो इन्वेंट्री लिखेगा, मतलब कौन कौन से असेट, एक से ज़्यादा असेट है तो उसकी इन्वेंट्री यानी स्टॉक जैसा एक रजिस्टर जैसा बनाना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ उसने पोजीशन में ली। जैसे मकान पोजीशन में लिया हो तो उसके साथ में घर में क्या क्या फर्नीचर था उसकी इन्वेंट्री बनानी पड़े। एक्सपीडिशियस यानी बहुत जल्दी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ द रिमूवेबल एसेट्स शुड बी टेकन सो एज टू अवॉइड सेफ कीपिंग एक्सपेंस। अब ये सब जो चीज़ें हटानी है उसको हटाने का जल्दी करना चाहिए, नहीं तो उसको संभाल के रखने का खर्चा बढ़ता जाएगा। ऑथोराइज ऑफिसर शेल टेक पोजीशन और कॉस्ट पोजीशन ऑफ द मोर्टगेज रिमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन इन द फॉलोइंग मैनर। एक तो पोजीशन नोटिस पहले मोर्टगेजर को दी जाए, यानी मतलब बोरोवर या तो गारंटर को दी जाए। फिर पोजीशन नोटिस बाहर चिपका दी जाए, या तो ऐसे कॉन्स्पिकस प्लेस, यानी जो दिख सकता है ना वहां पे प्रॉपर्टी के ऊपर, वैसी जगह पे 7 दिन के अंदर पोजीशन नोटिस 2 लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर, और वो भी वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर यानी लोकल लैंग्वेज के अंदर। जैसे गुजरात में पब्लिश करनी है तो गुजराती के अंदर। हैविंग सफिशिएंट सर्कुलेशन इन, यानी वो अखबार का सर्कुलेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए, लोग पढ़े ऐसा अखबार, यानी समझो कि कोई ऐसा अखबार हो कि जो बहुत घरों में ना जाता हो, इसके अंदर नहीं दे सकते अपने। इफ फॉर एनी रीजन फिजिकल रिपोजिशन इज टू बी टेकन, तो अगर फिजिकल रिपोजिशन है तो इसके बाद में ऑथराइज ऑफिसर शैल फाइल एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एफिडेविट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट बिफोर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या तो कोई भी केस आपने इसको क्या ये रखना पड़ेगा, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद में उसकी बातें सुनने के बाद में एफिडेविट को पास करेगा, इसको पढ़ने के बाद में सेक्शन 14 के अंदर पोजीशन लेने के लिए। पर वो कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर हाँ वो एफिडेविट मंजूर करना है। इफ नो सच ऑर्डर इज पास विद इन 30 डेज, तो फिर उसके बाद में रीजन दे के, विथ कोई भी रीजन हो, उसने पास नहीं किया ऑर्डर, तो 60 डेज से ज़्यादा में तो नहीं होने चाहिए कोई भी कंडीशन में। यानी ये आपको मैजिस्ट्रेट को भी ये कंपलसरी बना दिया गया है कि आपको ज़्यादा जल्दी करनी है इन सब मामलों के अंदर। इट मे बी नोटेड दैट द डिवीजन बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द डिसीजन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। द बोरोवर, ये वाला भी जाने दो, यानी ये दोनों पैराग्राफ आपको नहीं लिखने हैं यहाँ तक। If the application is not disposed within 4 months, any party to the application can approach the appellate tribunal for seeking direction for the early disposal of the application. अगर 4 महीने के अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ ना किया जाए तो उसके बाद में सीधा एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाके उसके पास से डायरेक्शन लेना है, यानी मतलब ऑर्डर लेना है। अब any person, if aggrieved by any order made by DRT, Debt Recovery Tribunal, can prefer an appeal to the appellate tribunal within 30 days from the date of the receipt of the order of DRT upon depositing 50% of the debt demanded by the bank or determined by the DRT whichever is less। यानी 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जितना डेट है ना, एग्रीव पार्टी वो अपील करना चाहता है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा। जितना पैसा बाकी है ना उसका 50% तो मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ा। यानी कोई ऐसे ही लंबा लंबा केस खिंचा नहीं सकता, पैसे हो तो इसमें से 50% आपको भरने पड़े, तब जाके आप अपील भी कर सकते हो, अदरवाइज अपील भी अलाउड नहीं है। डीआरटी हैज द पावर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड टू रिड्यूस द अपफ्रंट डिपॉजिट टू 25%। अगर कोई रीजन हो तो डीआरटी ये 50% का 25% कर सकती है। नो पेक्यूनियरी लिमिट इज फिक्स्ड बाय द एक्ट फॉर द अपेलेट जुरिस्डिक्शन।
In case of the possession is wrongfully taken by the secured creditors, he is required to pay compensation to the borrower. लेकिन ये भी लिखा गया है कि अगर उसने गलती की, यानी बैंक कोई चीज गलती से कर रहा है या तो जबरदस्ती कर रहा है, तो उसके वक्त बैंक को भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा सामने वाले को. After taking possession, the authorized officer should obtain valuation only from the approved valuer. कोई अच्छे वैल्यूअर के पास से उसको वैल्यूएशन करानी है. और उसके बाद में रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे सिक्योर क्रेडिटर्स के लिए. द ऑथोराइज ऑफिसर शुड सर्व 30 डेज सेल नोटिस. 30 दिन की सेल नोटिस सर्व करनी है आपको. 30 दिन के अंदर ये बिक जाएगी प्रॉपर्टी ऐसा. इसमें रिजर्व फिक्स प्राइस होनी चाहिए और ऑक्शन का टाइम पीरियड. फर्स्ट ऑक्शन के अंदर रिजर्व प्राइस 95% फेयर मार्केट वैल्यू फिक्स करनी है. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इन्वॉल्विंग सेल कंसिडरेशन ऑफ ₹50 लाख एंड अबव, उसमें 1% इनकम टैक्स भी आता है. इफ देर इज नो बीटर, तो नेक्स्ट ऑक्शन के अंदर रिजर्व प्राइस में भी फिक्स है द फोर्थ सेल वैल्यू. यानी पहले में अटेम्प्ट करना है कि 95 टका फेयर मार्केट वैल्यू तो आनी चाहिए. इसमें बैंक का फायदा नहीं है, इसमें जो बोरोवर है उसका फायदा है. क्योंकि अगर बोरोवर ने अभी तक बहुत सारे पैसे भर दिए हो और कुछ पैसे वो भर नहीं पाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी बिकने के बाद अगर वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर बिकेगी तो फायदा उसको ही है, क्योंकि बैंक अपना पैसा वसूल करके बचा हुआ पैसा उसको रिटर्न करेगी. लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर बाद में फोर्थ सेल वैल्यू के अंदर उसको बेच दिया जाता है. एवरी सेल नोटिस issued to the borrower should also affix a conspicuous place of the immovable property. नोटिस है ना, जहाँ दिख सके ना उस जगह पे आपको चिपकानी है. द रूल्स ऑल्सो ऑथोराइज दैट द सेल नोटिस में बी पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द बैंक. बैंक के अंदर भी 30 दिन की सेल नोटिस और शुड बी गिवन फॉर द फर्स्ट सेल और मिनिमम 15 डेज सब्सिक्वेंट सेल के अंदर. पहली बार में 30 दिन का टाइम पीरियड, उसके बाद में 15 दिन. द मोर्गेजर has the right to pay the dues to the bank and redeem the property at any time before the date of application of notice for public auction or inviting quotations or tender from the public or private treaty for transfer. ये चलेगा नहीं लिखेंगे तो. ई ऑक्शन कंपलसरी अब हो गया है. हाँ, लेकिन किसके लिए नहीं है? द बुक आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ ऑक्शन 5 लाख से कम हो तो. और जो जो फोर्थ सेल वैल्यू है ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग ब्रोट फॉर ऑक्शन इज लेस देन 5 लाख, 5 से कम. यानी पहली बार में 5 लाख और दूसरी बार के अंदर भी 5 लाख से कम होती हो तो ऑक्शन ये फिजिकल किया जाता है, नहीं तो ई ऑक्शन है ये सब जगह पे. अब इसके अंदर अपने सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं. कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक. एक सरफेस से एक याद करना है, बैड बैंक और बैंकिंग ऑम्बड्समैन. ये तीन क्वेश्चन आपको याद करने हैं इस यूनिट में से. व्हाट इज अ बैड बैंक? बैड बैंक यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैंक से खरीद लेती है. इट डज नॉट हैंडल डिपॉजिट्स बट फोकसेस solely ऑन अनटेंगलिंग द वेब ऑफ बैड बैंक. बैंक लोन्स जो खराब चल रही है, एनपीएस के अंदर चल रही है, उसको खरीदने का यह काम करती है. Bad bank concept can be quite confusing for many people as it is not common thing to be used in everyday life. It is mainly used typically during. अब ये भी जानने देते हैं अपने. The concept of is quite simple and justifiable to help many of the financial institution. उसके पास बहुत सारी बैड, किसी बैंक के पास बहुत सारी बैड लोन्स पड़ी हुई है. ये लोन्स को खरीद के बैड बैंक क्या करती है, उनको बैंक को उसमें एनपीए में से निकालती है. ये 1980s के बाद में मेलन बैंक मेड use of this concept in 1988 or to deal with the financial crisis that it was dealing in. Financial institutions such as banks lend loans to different individuals. अलग अलग पर्पस के लिए लोन मिलती है. कई बार वो लोग पैसे रिटर्न नहीं देते हैं और उसके साथ में जो इसके ऊपर का इंटरेस्ट है वो भी चढ़ता जा रहा है. अब नंबर ऑफ पीपल वो जो लोन नहीं रिटर्न कर रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो बैंक की हालत खराब हो जाएगी, बैंक खराब कंडीशन में आ जाएगी. इस कंडीशन के अंदर जो बैड लोन है वो किसी इंस्टीट्यूट को ट्रांसफ़र की जाती है, उसके साथ में उसकी सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र की जाती है. अगर ऐसा किया जाएगा तो बैंक अपनी बुक्स को क्लियर कर पाएगी, एनपीए सब खत्म हो जाएगा उसका, और
फाइनेंशियल गैप्स जो पहले उसकी थी वो धीमे धीमे कम होती जाएगी। A bad bank is a financial institution that is specifically created to address the issue of non-performing asset or bad loans held by commercial banks. The primary goal, the primary goal of a bad bank is to relieve the burden on commercial banks by purchasing their bad loans and removing them from their balance sheet. उसका मकसद ये है कि उसके पास से बैड लोन्स खरीद ली जाए और उसके बैलेंस शीट को क्लियर किया जाए। बाय डूइंग सो बैड बैंक्स एम टू एनेबल बैंक यहाँ पे एनेबल कमर्शियल बैंक टू रिज्यूम लेंडिंग टू कस्टमर विदाउट कॉन्स्टेंट, कोई भी लिमिटेशन के बिना। अब बैंक के पास पैसे भी आएंगे, अब बैंक उस पैसे से लोन भी दे पाएगी। व्हेन अ बैड बैंक परचेज अ बैड लोन, तो फिर वो उस लोन को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी ले लेती है। द बैड बैंक में अटेम्प्ट टू रिस्ट्रक्चर द लोन, या फिर उसकी जो एसेट्स है उसको सेल कर देगी। While a bad bank can generate profit through the sale of these bad loans at a price higher than its acquisition cost, profit generation is not typically the main objective. Profit लाना उसका मकसद है ही नहीं। प्रॉफिट कमाना इस बैंक का मकसद नहीं है। इसका मतलब मकसद तो खाली कमर्शियल बैंक को उनकी फाइनेंशियल क्रंच से निकालना है। हाउ डज अ बैड लोन वर्क इन इंडिया, बैड बैंक वर्क इन इंडिया? इसमें अपने पास दो अलग अलग कंपनीज है। 21-22 के बजट के अंदर इसको प्रपोज किया गया था पहले। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी है जो बैड बैंक का एक हिस्सा होता है। NARCL will buy the bad loans from the bank. It will acquire these loans by paying a small portion of the value in cash, 15% cash, और issuing security receipt for the remaining amount, यानी 85% जितनी सिक्योरिटीज देती है उनको, बैंक को, यानी कैश नहीं मिलेगी। उसके सामने सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी के बेस के ऊपर बैंक दूसरी जगह से पैसा अरेंज कर सकती है। इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये भी असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मैनेजमेंट कंपनी है। IDRCL's जॉब इज टू मैनेज द अक्वायर्ड एसेट एंड वर्क टुवर्ड्स दैट रिजोल्यूशन। फिर एसेट को क्या करेंगे, बैंक क्या करेगी, दूसरा फेज इनका आता है, दूसरा काम इनका आता है बैंक को पैसा दे देना और बैंक को उनकी जो जिम्मेदारी है उससे छुट्टा करना, ये काम है NARCL का। लेकिन IDRCL का काम है कि जो बैंक के पास से एसेट ली उसको कैसे यूज किया जाएगा। व्हेन NARCL बाइज अ बैड लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, तो बैंक की बैलेंस शीट क्लीन अप हो जाएगी, क्योंकि बैड बैड लोन से सिक्योरिटी आ जाएगी, उसकी जगह पे सिक्योरिटी आ जाएगी। द बैंक गेट्स द रिमेनिंग पेमेंट ओनली आफ्टर IDRL सक्सेसफुली रिकवर्स द मनी फ्रॉम बैड लोन। अब बैंक को बाकी का 85% तभी मिलेगा, सिक्योरिटी जो है वो रिलीज तभी होगी जब ये लोग अपनी उनकी एसेट को बेच पाएंगे, उनके पैसे रिकवर कर पाएंगे। बट जो NPA का बर्डन होता है, जो रिजर्व अपने क्रिएट करते हैं, अपने बैंकिंग के चैप्टर में एडवांस अकाउंटिंग में देखा था कि कितना 100 टका जितना रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जितना रिजर्व है वो सारा रिजर्व बैंक के अंदर पड़ा रहेगा, बैंक यूज नहीं कर पाएगी उसको। लेकिन जैसे ही एक सिक्योरिटी आ जाएगी उसके सामने, सिक्योरिटी को वो बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड पे से हटा देगी, वो उसके एसेट बन जाएगी। यानी ये बैंक का फायदा ये है। अब बैंक की जरूरत इंडिया में क्या है, क्यों है, ये देखना है। अब यहाँ पे इंडियाज बैंकिंग सिस्टम हैज बीन ग्रैपलिंग विद अ हाई लेवल ऑफ बैड लोन्स। ग्रैपलिंग यानी फाइटिंग, लड़ रहा है, जूझ रहा है। दीज बैड लोन्स टाई अप bank's capital, which could otherwise be used for new loans to businesses and individuals, thus slowing down economic growth। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो इसी के कारण अगर बैंक के पास बहुत ज़्यादा बैड लोन्स है तो वो मनी लेंडेड नहीं कर पाएगी किसी को भी, बराबर है। तो इसीलिए RBI ने, यहाँ पे देखो इतना आप नहीं लिखोगे चलेगा, द RBI हैज नोटेड दैट एज ऑफ मार्च 2021 द ग्रोस NPA रेशियो फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वाज 7.5%। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कितना सीवियर है। तो पहले तो एडवांटेज में क्लीन बैलेंस शीट मिलेगी, क्योंकि जो तुम्हारा NPA वो सब हट जाएगा उसके अंदर से, और बैंक और ज़्यादा लोन दे पाएगी उनके पैसे से।
फिर फोकस ऑन कोर बिजनेस, बैंक बैड लोन्स को मैनेज करने के लिए दूसरी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड कर रही है अब यहाँ पे, तो इसका मतलब वो अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएगी। फिर डेट रिजोल्यूशन में एक्सपर्ट मिलेंगे आपको, एनपीए को मैनेज करने के लिए जो दो कंपनीज बनाई है वो दोनों कंपनीज यही काम करती है, तो इनको एक्सपर्ट मिलेंगे इसके लिए। और इकोनॉमिक स्टिम्युलस, बैंक लेंड और ज़्यादा कर पाएगी, और इससे उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है। एक तो मोरल हजार, कि एक बार बैंक ने ये सब चीज़ें पहले से पता चल गई बैंकों के, अगर एनपीए होगा तो बैड बैंक इसको खरीद लेगी, तो बाद में बैंक केयरलेस हो जाती है और वो फिर किसी को भी कोई भी पैसा लोन देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वैल्यूएशन की चैलेंज है यहाँ पे सबसे बड़ी, कि बैंक जो असेट है वो बैड बैंक को सौंप रही है उस टाइम पे, उसकी वैल्यूएशन कैसे निकलवाई जाए। यहाँ पे बैड बैंक्स अगर ज़्यादा पैसा दे रही है तो ये टैक्स पेयर का पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किया गया है ना। लेकिन अगर वो बहुत कम पैसा दे रही है तो कमर्शियल बैंक अपनी लोन बेचेगी ही नहीं। फिर पोटेंशियल फॉर लॉस, या लॉस भी हो सकता है बैड बैंक को, किस बात कि जो प्रॉपर्टी बैंक के पास से खरीदी, वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसकी वैल्यूएशन इतनी कम हो जाए या तो उसको खरीदार ना मिले, तो इससे लॉस भी हो सकता है उसको। फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और लेंथी है। द बैड बैंक डिस्पाइट इट्स स्पेशलाइज्ड नेचर could take a long time to recover funds which would tie up a lot of capital, इससे बहुत सारा कैपिटल तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा। What are the challenges associated with bad bank in India? देखो, सबसे पहला, वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क रिजोल्यूशन सब पास करना पड़ता है, रिकवरी करनी पड़ती है। पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल क्यों, गवर्नमेंट इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट कम इंटरफियरेंस के साथ में इसको बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, और वो असेट अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ असेट अच्छी होनी चाहिए, ये सब उसको रोकता है। यानी ये इतने चार चैलेंजेस है। व्हाट कैन बी डन फॉरवर्ड, आगे क्या किया जाना चाहिए फॉर अ बैड बैंक टू बी ट्रूली इफेक्टिव इन इंडिया। तो सबसे पहली बात तो क्लियर और ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए। इससे हम क्या करें, इसके लिए क्या करें, थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को बुलाएं हम। फिर लीगल फ्रेमवर्क नीड्स टू बी स्ट्रेंथन टू इंश्योर फास्टर रिजोल्यूशन, फास्ट रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है केस का। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, एक नई कोड क्रिएट कर सकती है। गवर्नमेंट बैड बैंक को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए, और इसके लिए रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए, ये सरकार से ही मिलेंगे। एंड फाइनली देयर मस्ट बी अ फोकस ऑन प्रिवेंटिंग न्यू एनपीएस, नए एनपीए बैंक के पास ना हो वो भी ज़रूरी है। पुराने एनपीए के लिए बैड बैंक है, लेकिन तुम बैड बैंक का भरोसा रख के एनपीए क्रिएट हो वैसे ही लोन देना शुरू करे अगर बैंक, तो भी गलत है। राइट, तो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब देखो इसके बाद लास्ट है बैंकिंग ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन यानी क्या, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, या ऑफिस एस्टैब्लिश टू हैंडल कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट्स मेड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स अगेंस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी सरकार के खिलाफ, सरकार ने जो अपॉइंट किया हुआ एक ऐसा इंसान हो कि सरकार के खिलाफ कोई भी कंप्लेन हो वो वहां तक पहुंचाए और उसके लिए लड़े, उस इंसान के लिए लड़े जिसको उससे नुकसान हुआ हो। ऑम्बड्समैन स्वीडन के अंदर शुरू हुआ था, एंड वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने जो कंप्लेंट्स लेके जाए वैसे इंसान को बोला जाता था। इसमें एग्जाम्पल में देखो, इंश्योरेंस के अंदर भी होता है कि अगर आपको क्लेम सेटलमेंट में कोई परेशानी हो रही है, पॉलिसी टर्म्स के अंदर डिले पेमेंट में हो रहा है, अनफेयर प्रैक्टिस, कुछ झूठा प्रॉमिस किया जा रहा है, तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन काम करता है। इनकम टैक्स ओम्बड्समैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता है, उनके सामने लड़ता है अपने कस्टमर के लिए, कि जो टैक्स रिफंड के अंदर डिले हो रहा है, इनकम असेसमेंट गलत हो रहा है, नॉन इश्योर रिफंड बराबर टाइम पे नहीं आ रहा है, इन सब के लिए। और बैंकिंग ओम्बड्समैन का काम यही है कि कंप्लेंट जो भी है, डिस्प्यूट है, उसकी रेमेडीज, रेमेडीज मतलब उसके सॉल्यूशंस लाना, और सेटलमेंट पार्टीज के बीच में करवाना। अब ये
बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है क्या, पहले ये देखिए अपने। एन एक्सपीडिशियस यानी फास्ट, एनी एक्सपेंसिव फॉर्म टू बैंक कस्टमर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट related to the service provided by the banks is known as banking ombudsman scheme. Banking ombudsman scheme was created under the section 35 of BR Act. Banking ombudsman 1995 के अंदर आई थी और उसको अमेंड किया गया 2006-9 के अंदर। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ये सब के अंदर ओम्बड्समैन होता ही है। एंड अ कस्टमर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ बैंक, बैंक के खिलाफ बैंकिंग ओम्बड्समैन को ये कंप्लेंट फाइल करनी है। इफ बैंक प्रवोक फेयर प्रैक्टिस कोड एंड फॉर द लेंडर्स और द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर इशूड बाय BCSBI, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको है ना ये स्कीम ओम्बड्समैन कौन सा, तो वो तो आगे भी अपने से देख चुके कि ओम्बड्समैन क्या होता है। वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाता है बैंक और कस्टमर के बीच में। अब ये स्कीम कब आई वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। अब की फीचर्स इसके देखे तो अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, यहाँ पे लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेगी और 3 साल से ज़्यादा वो सर्व नहीं कर सकता, और उसके बाद में उसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन उसकी एज लिमिट 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती। एप्लीकेबिलिटी सब बैंक है, रूरल कमर्शियल रीजनल कोऑपरेटिव सब बैंक। ग्राउंड फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है, जैसे कि RBI के रूल को ना पालना, डिपॉजिट अकाउंट बंद कर देना, लोन रिजेक्ट हो जाना, लोन न्यू डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का मना कर देना कोई रीजन के बिना, अनऑथराइज फीस और चार्जेस, और नॉन कंप्लायंस विद RBI इंस्ट्रक्शन, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड और ATM ट्रांजेक्शन। प्री कंडीशन फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स मस्ट बी रिटर्न डाउन, रिटर्न फॉर्म रिटर्न हो होनी चाहिए और उसको पहले किस बैंक को भेजा जाता है। अगर बैंक रिजेक्ट करती है या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती 1 महीने के अंदर, तो फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना है आपको। और द कंप्लेंट शुड नॉट बी अंडर कंसिडरेशन बाय कोर्ट, कोर्ट वाली कोई भी कंप्लेंट ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकती। और कॉम्पनसेशन सोर्स शुड नॉट एक्सीड INR 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कॉम्पनसेशन भी नहीं होना चाहिए। कंप्लेंट एकदम जेन्यून होनी चाहिए और मेलिशियस इंटेंशन यानी बैंक को नुकसान पहुंचाने के कंटेक्स्ट से नहीं होना चाहिए। फिर फाइलिंग अ कंप्लेंट, कंज्यूमर शुड फाइल देयर कंप्लेंट्स विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन अंडर हुज jurisdiction द कोर्ट इज लोकेटेड, उस जगह पे जहाँ पे बैंक लोकेट है वहीं पे। यानी आप हैदराबाद की बैंक के लिए बड़ौदा में केस नहीं कर सकते। द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली, या तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ये कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी रिकमेंड किया जाता है, और ये सब बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने के बाद में। ड्यूटीज़ क्या है, तो पहले तो RBI के लॉस को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन को। और कोई भी अवार्ड यानी कोई भी, अगर समझो कॉम्पनसेशन वगैरह कस्टमर को दिया जाता है, तो इसके लिए वैलिड रीज़न होना चाहिए। ombudsman हैज़ द अथॉरिटी टू अवार्ड कॉम्पनसेशन फॉर मेंटल स्ट्रेस, ये भी यानी इंसान को जो मानसिक परेशानियां हुई ना, उसके लिए भी वो कॉम्पनसेशन जजमेंट में अपने दे सकता है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये ऑलरेडी अपने देख चुके हैं आगे कि स्वीडन के अंदर ये स्टार्ट हुआ था वगैरह, और इंडिया में 1990s के बाद में कंसेप्ट आया। पहली स्कीम आई 1995 के अंदर। 2019 के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी इसके स्कोप के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया। यानी पहले खाली बैंक आती थी, बजाज फाइनेंस जैसी नॉन फाइनेंस कंपनीज नहीं आती थी, लेकिन अब वो भी आ गई है। अब टाइप्स ऑफ कंप्लेन, तो कौन कौन सी तरह की कंप्लेंट, देखो इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स वो रिकवर करता है, और कौन कौन सी प्री कंडीशन है वो। तो पहले तो देखो, नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा डिले हो, चेक ड्राफ्ट है तो बिल के कलेक्शन के लिए। या दूसरा, अगर आप 10-10 की नोट पेमेंट पे ले जाते हो और कोई भी कारण के बिना बैंक उसको रिजेक्ट कर दे रही है कि हम 10-10 की नोट को गिनने की परेशानी नहीं लगी, ये गलत, ये भी नहीं हो सकता। फिर
कोई भी कॉज के बिना कॉइन्स जो प्रेजेंट किए जाए वो अगर बैंक कलेक्ट ना करे, उसके बाद में रेमिटेंस यानी चेक मैंने डिपॉजिट किया उसको क्लियर करने में टाइम लगा बैंक को, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो भी, फिर उसके बाद में कोई भी ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक इशू करने में टाइम लगाता है। फिर ऑथोराइज वर्किंग आवर, 9 बजे की बैंक बोलते लेकिन 9:30 स्टाफ आता है वो भी। फेल इन प्रोवाइडिंग और डिले इन प्रोवाइडिंग अ बैंकिंग फैसिलिटी, पहले प्रॉमिस किया गया हो और कि ये जगह पे बैंक है लेकिन उस जगह पे बैंक आई नहीं, तो ये भी अपने कंप्लेन कर सकते हो। नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीड्स ऑफ पार्टीज अकाउंट, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रिजर्व बैंक डायरेक्टिव, यानी सीधी सीधी बात करो तो सेविंग करंट या तो कोई भी अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर उसके बाद में कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस ऑफ हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया इन रिलेशन टू देयर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड, डिपॉजिट एंड अदर बैंक रिलेटेड मैटर्स, कोई भी ऐसी मैटर हो कि एनआरआई के अकाउंट के अंदर कोई परेशानी हो रही है और बैंक उसको बराबर से एंटरटेन नहीं कर रही है तो भी इसमें आ गया। देन आफ्टर कंप्लेंट्स फ्रॉम रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट, कोई भी रीजन दिए बिना, वैलिड रीजन दिए बिना अकाउंट ओपन नहीं करवा रही है और चार्जेस बताए बिना बैंक लगा रही है। बैंक या तो इसकी सब्सिडियरीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के लिए कोई कानून तोड़ रही है। नॉन डिसबर्समेंट और डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाइम लग रहा है और या तो पेंशन नहीं डिपॉजिट करा रही है उसके अकाउंट के अंदर। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और डिले इन एक्सेप्टिंग पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, रिजर्व बैंक या तो गवर्नमेंट ने बोला है वैसा टैक्स डिपॉजिट नहीं करवा पा रहे हम बैंक के अंदर, एंड इशू करने में या तो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की उसमें भी बैंक डिले कर रही है। डिपॉजिट अकाउंट जबरदस्ती क्लोज करवा देती है रीजन दिए बिना, एंड रिफ्यूज टू क्लोज और डिले इन क्लोजिंग द अकाउंट, अकाउंट क्लोज करने में भी अननेसेसरी डिले, मैं बंद करवाना चाहता हूँ तो बंद भी नहीं कर रही है बैंक। फिर बैंक की तरफ से कोई भी फेयर प्रैक्टिस कोड यानी मतलब सही तरीके से जो बातचीत करनी चाहिए या तो जिस तरह से सर्विस चार्जेस वगैरह लगाने चाहिए उसमें भी बैंक परेशानी क्रिएट कर रही है। फिर कस्टमर कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर जो रिजर्व बैंक ने बताया या तो बैंकिंग एक्ट के अंदर लिखा है वो बराबर से मानती नहीं है बैंक, बैंक लिखती कुछ है और करती कुछ है। एंड नॉन एडेरेंस ऑफ रिजर्व बैंक गाइडलाइंस, रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट धक धमकी देने वाले नहीं होने चाहिए लेकिन उसको माना ना गया हो तो भी ये बात आती है इसके अंदर। देन आफ्टर एनी अदर लीगल मैटर, कोई भी जो इसके अंदर हो सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो इसमें, 2006 में बैंकिंग ओम्बड्समैन कंसेप्ट आया, उसके बाद में 2007-09 के अंदर इसको रिवाइज किया गया और 1 जनवरी 2006 से ये इम्प्लीमेंट किया गया। 2006 के बाद ये सारी कमर्शियल रीजनल रूरल बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को भी अब लागू होता है। और एक कोई भी एग्जीक्यूटिव जो जनरल मैनेजर या तो चीफ जनरल मैनेजर का की पोस्ट के ऊपर हो वो एलिजिबल है बैंकिंग ओम्बड्समैन की तरह से अपॉइंट होने के लिए, और इसका पीरियड 3 साल का होगा और इसकी सर्विस विदाउट एनी चार्ज ली जाएगी। पावर्स क्या है, तो बैंक के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है कंप्लेन के बारे में। फिर सर्टिफाइड कॉपीज अगर कंप्लेन के बारे में चाहिए तो भी मंगा सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कस्टमर ने जो कुछ भी बैंक के लिए बोला हो, अपने लिए कुछ भी बोला हो तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। फिर नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग वो समरी इन नेचर के अंदर लिखा जाता है बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन एंड एपेलेट अथॉरिटी। इन द स्कीम ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होता है, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई। यानी अगर आपको इसके बारे में भी बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में भी अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो आपको सीधी करनी है किसको, डेप्यूटी गवर्नर को।
अब प्री कंडीशन, यहाँ देखो, कंप्लेन फाइल करने के लिए भी आपको ध्यान देना पड़े। पहली बात तो कंप्लेन रिटर्न होनी चाहिए, और पहले कंप्लेन बैंक को करो। बैंक अगर रिजेक्ट कर देती है कंप्लेन को, तो फिर 1 महीने के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, रिप्लाई नहीं देती है वो अगर, तो फिर अपने यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन को। द कंप्लेन 1 साल के भीतर हो जानी चाहिए। 1 साल के बाद कंप्लेन एंटरटेन नहीं की जाएगी। जब कोई भी चीज़ हुई हो तुम्हारे साथ उसके, द कंप्लेन डज नॉट पर्टेन टू सेम सब्जेक्ट मैटर, जिसके लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस चालू हो, वैसी कंप्लेन नहीं कर सकते। और यहाँ पे कॉम्पनसेटरी अमाउंट 10 लाख तक का लिमिट किया गया है अमेंडमेंट के बाद में। पहले 1 लाख था। द कंप्लेन शुड बी जेन्युइन, और पागल जैसी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसा सिली वन। हाउ टू फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन करने के लिए राइटिंग में कंप्लेन उसकी साइन करेगा, या तो फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो, उसको अपना नाम और एड्रेस बराबर से लिखना है। कंप्लीट नेम एंड एड्रेस बैंक की ब्रांच के, और ऑफिस अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज बीइंग फाइल्ड, जिसके सामने कंप्लेंट फाइल की गई हो वो। अलॉन्ग विद द कंप्लेंट, द कंप्लेनेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड facts of the case, documentary proof, if any, nature and extent of loss, and the relief sought। इसमें क्या रिलीफ वो मांग रहा है, किस तरह से कंप्लेन कैसी है, वो सब देखा जाए। विच कंप्लेंट्स आर रिजेक्टेड, कौन सी कंप्लेन रिजेक्ट, जिसका इंटेंशन खराब हो, कोई कॉज बराबर से ना हो, या तो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर का हो। कंप्लेन कंप्लेनेंट ने रीजनेबल डिलीजेंस, खुद उसने फॉलो नहीं किया हो कायदा तो, और कोई लॉस डैमेज हुआ ही नहीं हो उसके कारण कंप्लेनेंट को, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन किए जा रहा है, तो भी उसको नहीं करना है। तो यहाँ पे ये फोर्थ यूनिट मैंने क्लियर किया, 3 क्वेश्चन मैंने कराए।